This अच्छा हाँ conference will now be recorded. तो जी वेलकम है। खेल तो आज शुरू हो रहा है। अभी तक तो हम लोग जो कर रहे थे वो सब ऐसे ही था। क्या है ना साहब, पूरी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा आवश्यक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? दैट इज वैल्यूज ऑफ बीइंग अ सिविल सर्वेंट। जब ये वैल्यूज हम अपनी प्रिपरेशन में उतारते हैं तो ही ये हमारे आंसर शीट पर दिखती हैं। You will see people, institutes starting with books. लक्ष्मीकांत, ये वो फलाना ढिकाना। No matter how many books you read, if you don't have these values, आपकी आंसर शीट में क्लियरली दिखेगा who you are as an aspirant and what is your level of thought process and what is your level of preparation. That is the one. तो समस्या ये होती है कि ये वैल्यूज हमें इनकलकेट कैसे करें। देखिए, पेपर 4 जो है, जीएस पेपर 4, वो सीधे सीधे आपसे डिमांड करता है कि यू मस्ट हैव दीज वैल्यूज, नंबर 1। उसके अलावा पेपर 1, 2, 3 आज किस चीज से सबसे ज्यादा गाइडेड है? दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या 2030 एजेंडा। 2030 एजेंडा के लिए हमें ध्यान रखना होगा हमेशा कि एज अ पर्सन जब हमारा माइंडसेट एसडीजी अलाइंड होगा या हमारा माइंडसेट, हमारी वैल्यूज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगी, ओनली देन हमारी सोच उस तरह की बनेगी कि हम आंसर में उसे रिफ्लेक्ट करा पाए। ठीक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन जो एवरेज प्रिपरेशन कर रहा है या जो इस लेवल पे अवेकेंड है कि वो इन चीजों को सोच रहा है कि भाई प्रिपरेशन में कौन सी ऐसी चीजें हैं विच विल मेक द डिफरेंस फॉर मी। ठीक है ना? लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम जिन वैल्यूज की बात कर रहे हैं प्रिपरेशन में, जो वैल्यूज हमें चाहिए, उन वैल्यूज को हम सीखे कैसे? तो उन वैल्यूज को सिखाने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह की वैल्यूज आप में डालना चाह रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोर फादर्स जिस तरह की वैल्यूज आप में डालना चाह रहे थे, वो वैल्यूज जब आपके अंदर होंगी तभी आप, जो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी लिखी हुई है, बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज में आपकी वही वैल्यूज लिखी हुई हैं जो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपका बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल होगा, आप वायलेंस नहीं करेंगे, आप कल्चर को प्रमोट करेंगे, पूरी चीज ठीक। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन को सब लोग समझते हैं? जब हम कहते हैं कि ये वैल्यूज हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देगा, तो पहला सवाल तो यही आता है कि क्या सभी लोग, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कॉन्स्टिट्यूशन? और जवाब है नहीं। तो हमारा आज का जो विषय है वो 3 शब्दों पर टिका है: कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रूल ऑफ लॉ। लेकिन हम शुरू करेंगे उल्टा। पहले हम समझते हैं कि एक समाज में रूल ऑफ लॉ की जरूरत क्यों होती है, फिर वहां से हम समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ से कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और वहां से हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बीच का रिलेशन क्या है। जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो मैं एक चीज आपको साइड बाय साइड और आपके दिमाग में डाल रहा हूं, दैट इज ऑप्शनल का इंडिविजुअलिज्म और लिबरलिज्म वाला जो वो है, क्या है वो हम बाद में देखेंगे, अभी आप सुनिए।
तो मान लीजिए कि हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन हो रहा था। आपको पता है लोग पहले अनऑर्गेनाइज रहते थे, जंगलों में रहते थे, ठीक है। मान लीजिए कि 10 लोग हैं, दे आर लिविंग इन अ जंगल। 10 लोग हैं और वो एक जंगल में रह रहे हैं। जब 10 लोग जंगल में रह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो लोग कभी ना कभी एक दूसरे के सामने भी पड़ेंगे। और मान लीजिए कि अभी हर बंदे को अपनी नीड्स को पूरी करने से मतलब है। हर बंदा बस ये चाहता है कि मेरा पेट भरा रहे, मैं अपनी पर्सनल सुरक्षा कर लूं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपने आप को ही, अपने सारा का सारा जो उसका कंसर्न है वो अपने सेल्फ तक ही उसका लिमिटेड है, ठीक। अब ऐसी समाज में या ऐसी जगह पर जहां पर हर बंदा सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और हर बंदा, एंड आई कोट, इज ओनली कंसर्न्ड विद मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, कि वो सिर्फ जीना चाहता है और कुछ नहीं। हिज टास्क इज टू लिव समहाउ, टू रिमेन अलाइव समहाउ, ठीक है ना। ऐसे समाज में क्या होगा कि भाई मान लीजिए 10 लोग रह रहे हैं, अब मान लीजिए दो लोगों की आपस में लड़ाई हो गई क्योंकि हर बंदा अपने आप से कंसर्न्ड है। मान लीजिए कि आपने कोई आप हंटर और गैदरर हैं, यानी कि आप हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं और उनको उनसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो मान लीजिए आपको जंगल में कोई चीज पड़ी मिली, दो लोग उस पर लड़ने लगे कि ये मेरी है, ये मेरी है, ठीक। अब इस समाज में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इस समाज में कोई स्टेट नहीं है, इस समाज में कोई सरकार नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक। इस समाज में जहां पर कोई सरकार नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, दो लोगों की लड़ाई हो गई, तो उस लड़ाई का परिणाम क्या होगा, उसका एंड क्या होगा? या तो एक दूसरे को मार देगा, ठीक, या तो दोनों एक दूसरे को मार देंगे। पर या जो है, जो भी पावरफुल होगा वो अपना छीन बीन के जो उसको लेना है वो लेके चला जाएगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ जंगल, वेयर माइट इज राइट, ठीक। जहां पर जो बलशाली है वो आपको दबा ले रहा है और वो आपको आपसे सामान छीन करके ले जा रहा है या आपको दबा रहा है, आपको ऑपरेशन कर रहा है। लेकिन एक बात बताइए कि क्या समाज हमारा ऐसे चलेगा? अगर हमारा समाज इस प्रकार से चले कि वेयर माइट इज राइट, वेयर अ पर्सन हु इज पावरफुल इज ऑप्रेसिंग द पर्सन हु इज नॉट सो पावरफुल और हु इज वीक, देन व्हाट काइंड ऑफ बारबेरिक सोसाइटी वी आर बिल्डिंग? कैसा बर्बरतापूर्ण समाज हम बना रहे हैं, कैसा हम बिल्कुल ब्रूटल समाज बना रहे हैं जहां पर लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो यानी कि ऐसी सोसाइटी में हमारी लाइफ की सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, हाँ या ना? हाँ या ना? जहां पर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं वहां पर आपकी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, कब कौन आकर आपको मार दे रहा है। वहां पर आपकी लिबर्टी की कोई गारंटी नहीं है, कब कौन आकर के आपको अपना गुलाम बना ले, आपको बंदी बना ले। और वहां पर आपकी प्रॉपर्टी की भी कोई गारंटी नहीं है, कोई मजबूत आदमी 10 कट्ठे लेकर के आए आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले। यानी कि इस तरह के समाज में लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, इन तीनों चीजों की कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, क्योंकि गारंटी देने वाला कोई नहीं है। ध्यान से सुनना, क्योंकि गारंटी देने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। ऐसे समाज में कोई रहना पसंद करे जहां पर उसकी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी तीनों सुरक्षित नहीं है? अच्छा, अब इस एग्जाम्पल का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? आप अगर ध्यान दो तो यहाँ हर एक बंदा अपने इंडिविजुअल दिमाग से चल रहा है, या हर एक बंदा अपने हिसाब से जो उसे सही लग रहा है वो कर रहा है, आया ना? कोई ऐसा कलेक्टिव चीज नहीं है जो सभी के लिए सही या गलत हो। और ध्यान से समझिएगा, इस समाज में कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये हो कि हाँ भाई ये सब लोग मिलके कह रहे हैं ये चीज गलत है या ये चीज सही है। यानी कि इस समाज में कलेक्टिव राइट या रॉन्ग्स नहीं है, हाँ या ना? इस समाज में हर एक इंडिविजुअल अपने अपने हिसाब से जो उसको सही लग रहा है वो कर रहा है। इस समाज में कलेक्टिवली, यानी एक समूह के लेवल पर, एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर इस समाज में कलेक्टिव राइट या रॉन्ग नहीं है, हाँ या ना? अगर कलेक्टिव राइट या रॉन्ग नहीं है तो राइट या रॉन्ग डिसाइड करने को ही हम बोलते हैं मोरालिटी, मोरल्स, वैल्यूज। यानी कि समाज की कलेक्टिव मोरालिटी नहीं है, हाँ या ना?
अगर किसी समाज में कलेक्टिव मोरालिटी नहीं है, उस समाज को ये नहीं पता है कि मेरे समाज के लिए क्या सही है गलत है, वहां पर गलत या सही हर एक आदमी के हिसाब से डिसाइड हो रहा है कि किसी भी आदमी को जो सही लगे वो कर दे, इसका मतलब क्या है कि उस समाज में कोई लॉ नहीं है पूरे समाज के लिए। लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ का मतलब होता है कि भाई आपके समाज में जो एक्सेप्टेबल चीज है आप उसे आगे बढ़ाएं, और जो एक्सेप्टेबल नहीं है उसे बैन करें। जब कोई कानून बनाते हैं आप या कोई पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं, तो व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक पॉलिसी? टू प्रमोट अ सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर। कोई भी कानून आप बनाते हो तो उसका ऑब्जेक्टिव होता क्या है? कानून का ऑब्जेक्टिव होता है कि समाज में जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसे प्रमोट करना। फॉर एग्जाम्पल आपके समाज में आपको लगता है कि भाई चोरी करना गलत है। अगर आपको लगता है चोरी करना गलत है, तो आपके समाज में आपने एक कानून बना दिया कि भाई ये सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं जानबूझ के बहुत बेसिक चीजों से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि when you are studying, always be like Japanese. Always start with the most simple thing, keep repeating them and you will be expert in the process. ठीक है? अगर you if you behave like Indians की दिक्कत क्या होती है? वो अबे हमें सब पता है। ठीक है, शुरुआत तो बड़ी अच्छी करता है, फिर थोड़ा दिन बाद तुम्हें समझ में आता है, अरे भाई ये तो हमसे इस लेवल पे जाके हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपके बेसिक्स नहीं है। जापानीज आर नोन फॉर देयर बेसिक्स। वो बेसिक्स ही इतने अच्छे से करते हैं और बार बार रिपीट करते हैं। प्रोसीजर गाइस, अगर आपने जापानीज या जर्मन के बारे में सुना हो तो दे ऑलवेज पे अटेंशन टू माइन्यूट पॉसिबल डिटेल। वो सेम एकदम बेसिक चीज बार बार करते रहेंगे। आप उनके साथ बैठो, आप सर पटक लोगे शुरुआत में, कैसा आदमी, उसको ये भी नहीं आता। बट वो वहीं से बिल्ड करते करते वो फिर हायाबुसा भी बना देंगे। क्यों? क्योंकि दे आर द प्रोसीजर गाइस। तो आपके यहाँ चोरी एक सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर नहीं है, तो आपने क्या किया? आपने कानून बनाया और उस कानून बना करके आपने क्या कह दिया कि भाई चोरी हमारे यहाँ करना जुर्म है, या उसके के लिए आपको 5 साल 10 साल की सजा होगी, जिसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 बोला है। आर्टिकल 20 में हम क्या बताते हैं कि भाई जो चीज आज जो किसी कानून में लिखा हुआ है जुर्म है, और उसमें जितनी सजा बताई गई है उतनी सजा आपको होगी और उतना ही आपको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है? तो अगर हमारे यहाँ चोरी, हमारी सोसाइटी को लगा कि चोरी हमारे यहाँ करना गलत है, तो उसने क्या किया? चोरी को आउटलॉ कर दिया। आउटलॉ मतलब चोरी करना बैन है, जुर्म है, अगर करोगे तो सजा मिलेगी। हमारे यहाँ लगा इनकम टैक्स भरना अच्छी चीज है, तो हमने क्या किया? इनकम टैक्स भरने को लेकर के एक एक्सेप्टेबल नॉर्म बना दिया कि तुम अगर इनकम टैक्स भरोगे तो तुमको महीने में डोमिनोज का एक पिज्जा फ्री मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक? तो हमने किया क्या? हमने समाज में जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर थे उन्हें ऊपर ले गए, और जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं थे उन्हें क्रिमिनलाइज कर दिया या बैन कर दिया। इसे कहते हैं लॉ बनाना, ये लॉ मेकिंग। लेकिन लॉ शुरू कहां से हो रहा है? समाज में जो चीज एक्सेप्टेड है उससे। समाज में एक्सेप्टेड था कि चोरी नहीं करनी, समाज में एक्सेप्टेड था कि भाई आपको इनकम टैक्स भरना है। ठीक? अब समाज में कई, अच्छा, अब यहां पर क्या है कि सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेड है, समझिएगा। कई बार क्या होता है, आप देखते हो कि हम कहते हैं पर्सनल लॉज, कि किसी धर्म में कैसे शादी करना है ये वो धर्म के लोग डिसाइड करेंगे। तो मतलब उस सोसाइटी में क्या सही है वो सोसाइटी के लोग डिसाइड कर रहे हैं। किसी ट्राइब के लिए क्या सही है वो डिसाइड कर रहे हैं। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला कि अगर आप किसी ट्राइब से हैं, कोई आप किसी धर्म से हैं, तो आप अपने लॉस को बना सकते हैं, आपको आजादी है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ही डिसाइड करेगी ना कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है। यही तो डेमोक्रेसी है ना। सोसाइटी सही कर डिसाइड कर रही है कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके समाज में हुआ क्या
आपकी सोसाइटी ने ये डिसाइड किया कि भाई मेरे लिए चोरी करना सही नहीं है, और उसने क्या किया, एक लॉ बना दिया। नाउ व्हाट इज लॉ? सुनिएगा, लॉ इज लीगलाइजेशन ऑफ सोशल मोरालिटी। बहुत ध्यान से सुनना, लॉ इज लीगलाइजिंग दी सोशल मोरालिटी। मतलब लीगलाइजिंग मतलब आपने उसको लीगल कर दिया, कानून बना दिया, कानूनी तौर पर आपने कह दिया कि भाई ये जो सोशल मोरालिटी हमारे लिए है, चोरी करना गलत बात है। कहते हैं ना वो क्या था, हाँ, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। ठीक, तो आपने क्या कहा कि चोरी करना जो है वो हमारे लिए पाप है। आई रिपीट, चोरी करना जो है वो हमारे लिए पाप है, वो हमारे लिए पनिशेबल ऑफेंस, वो हमारे लिए पाप है। और आपको लगा कि सिर्फ पाप बोलने से तो लोग नहीं रुकेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोग चोरी ना करें उसके लिए कुछ प्रोविजंस भी करने पड़ेंगे, लोगों को डिमोटिवेट करना पड़ेगा चोरी करने के लिए। ठीक है ना? तो आपने क्या किया, चोरी करने को पिनलाइज कर दिया, और उसके लिए आपने लॉ बना दिया। ठीक, कि भाई अगर तुम चोरी करोगे तो तुम्हें 4 साल की सजा होगी। तो पहली चीज समझनी है, लॉ का बेसिस क्या होता है, सोशल मोरालिटी। लॉ का बेसिस क्या होता है, सोशल मोरालिटी। अगर तुम्हारे यहाँ कोई चीज सोशल तौर पर सही है तो तुम उसको कानून बना सकते हो, एक बात हो गई। नंबर 2, सोशल मोरालिटी कौन डिसाइड कर रहा है, समाज। तो लॉ भी किसे बनाना चाहिए, समाज को, सोसाइटी को। अब सोसाइटी या तो डायरेक्टली लॉ बना दे, डायरेक्टली मतलब सारे सोसाइटी के लोग आ जाए। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप किसी अपार्टमेंट वगैरह में रहते हो तो कई बार होता है ना कि वहां सारे लोगों को बुला के डिसीजन लिया जाता है। लेकिन जहां पर सोसाइटी के सारे लोगों का आना पॉसिबल ना हो, 135 करोड़ लोग कैसे आ सकते हैं, तो वहां पर आप क्या करते हो, सोसाइटी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला लेते हो। जैसे हमारे यहाँ एमपी एमएलए हैं, तो वो आपके लिए डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन बाय इन लार्ज सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव से डिसीजन ले रहे हैं, हाँ या ना, सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव से डिसीजन ले रहे हैं। नंबर 2, चलिए, समाज ने आपके लॉ बना दिया, लेकिन अगर वो लोग लॉ ना माने तो, ये भी तो जरूरी है कि सोसाइटी ने लॉ तो बना दिया लेकिन लोग कह रहे हैं कि हम इस लॉ को नहीं मानेंगे। तो लोग लॉ कब मानेंगे, जब उन्हें लगेगा कि लॉ उनके द्वारा बनाया गया है और उनके लिए बनाया गया है। लॉ इज मेड फॉर देम एंड इज मेड बाय देम, और बाय द पीपल हु आर अमंग्स देम। उनके बीच के लोगों ने ही कानून बनाया है, तभी वो उस कानून को मानेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर उनके द्वारा बनाया गया है या उनके लोगों के द्वारा बनाया गया है तो वो थ्योरी ऑफ एफिनिटी फील करते हैं कि भाई ये तो हमारे जैसे लोग हैं। एफिनिटी मतलब अपनापन, ठीक है ना? तो वो थ्योरी ऑफ एफिनिटी फील करते हैं कि भाई ये तो हमारे जैसे लोग हैं, और हम, इन्होंने हमारे लिए के लोग हैं, इन्होंने हमारे लिए लॉ बनाया है, इसका मतलब ठीक है, हम इस लॉ को मान लेते हैं। ठीक? लेकिन लॉ बनाने वाले लोग कौन है, जो सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ठीक, अब ये समझिए कि अब बात कहां पर आ गई। हमने शुरू कहां से किया था कि हमारा समाज बिल्कुल असंगठित है, एक एक दो दो लोग हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। वैसा समाज हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइफ कैसी होगी, नास्टी, ब्रूटिश, शॉर्ट, सॉलिटरी एंड पुअर। ठीक, मतलब आपकी जिंदगी छोटी होगी क्योंकि वहां राइट टू लाइफ का कोई वो नहीं है। ब्रूटल होगी क्योंकि ये लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लोग आपका सामान चुरा रहे हैं, आप जमीनें छीन रहे हैं, तो पुअर होगी, है ना? तो और आप में एक अकेलापन रहे, क्योंकि समाज इस तरह का है कि एक दूसरे से किसी को मतलब नहीं, मार रहे हैं एक दूसरे को। ठीक? ऐसे केओटिक समाज में अगर हमें रूल ऑफ लॉ लाना है, ध्यान से सुनना, ऐसे केओटिक समाज में अगर हमें रूल ऑफ लॉ लाना है तो पहले हमें इन इंडिविजुअल्स को ये फीलिंग देनी होगी कि यू आर अ सोसाइटी। हमने कहा सोशल मोरालिटी, कहा या नहीं कहा, कहा या नहीं कहा? हमने कहा सोशल मोरालिटी होनी चाहिए समाज में, सोशल मोरालिटी से लॉ बनते हैं। लेकिन सोशल मोरालिटी से पहले उन्हें ये तो एहसास कराइए कि आप सोसाइटी हैं, आप इंडिविजुअल नहीं हैं। जब एक बंदे को ये समझ में आएगा कि मैं सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मेरे आसपास 100 लोगों का समाज है,
जिन पर मैं डिपेंडेंट हूँ, जो मुझ पर डिपेंडेंट है, और हमें उनके बीच में रहना है, और उनके साथ साथ हमें, मतलब माई एग्जिस्टेंस इज नॉट जस्ट माई एग्जिस्टेंस, आई ओव माई एग्जिस्टेंस फ्रॉम माई सोसाइटी एंड आई एम द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, यस और नो। तो जब उन्हें ये फील होगा कि वो समाज का हिस्सा है, जब उन्हें ये फील होगा कि वो सोसाइटी का हिस्सा है, तब उनके अंदर क्या फीलिंग आएगी? कलेक्टिविज्म की फीलिंग आएगी। तब उनके अंदर ये फीलिंग आएगी कि आई एम पार्ट ऑफ सोसाइटी, और वो सोसाइटी की तरह सोचना शुरू करेंगे। ओनली देन दे विल बी एबल टू थिंक अबाउट सोशल मोरालिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। बहुत अल्ट्रा बेसिक चल रहे हैं, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी मैं आज के लेक्चर के बाद मैं एसेज दिखाऊंगा आपको जो पिछले साल आए। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से चलिए। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। तो अब आप समझो, आपने एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को एक समाज की फीलिंग दे दी। पहले वो एक ग्रुप ऑफ बंच ऑफ पीपल थे। जब उन्हें ये एहसास हुआ कि हम लोग अपने एग्जिस्टेंस के लिए और हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो वो क्या हुए, वो उन्होंने अपने आप को सोसाइटी की तरह सोचना शुरू किया कि भाई नहीं, हम लोग अपने अकेले रह करके काम नहीं चला सकते, हमें एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहना। जब उन्हें इस इंटरडिपेंडेंस का एहसास हुआ, तो उन्हें लगा कि यार अगर इंटरडिपेंडेंट रहना है तो फिर हमें ऑर्गेनाइज होना चाहिए। भाई अपनी, मान लो आपकी जीवन में 10 जरूरतें हैं, तो फिर वो 10 जरूरतों के लिए आपको 10-20 लोग चाहिए ना। तो आपने क्या किया? अकेले नहीं रहते हैं, 10-20 लोगों के झुंड में रहते हैं। फिर आपकी जरूरतें बढ़ती गई तो ये झुंड बढ़ता गया। पहले 10-20 का था, फिर आपकी जरूरतें बढ़ी तो 100 का हो गया, फिर 2000 का हो गया, फिर 10 लाख का हो गया। जैसे जैसे आपकी जरूरतें बढ़ी, वैसे वैसे झुंड बढ़ता चला गया। लेकिन ये जो झुंड है, जो कहाँ से शुरू हुआ था? क्योंकि बहुत हमें अपने ये एहसास हुआ था कि हमारी जरूरतें हैं, और हमारी जरूरतें बहुत डाइवर्सिफाइड है। ज्यादा जरूरतें हैं, हम अकेले उन्हें नहीं कर सकते। भाई अगर तुम युद्ध कर रहे हो, तुम योद्धा हो, तो तुम अनाज नहीं उगा सकते, तुम अपने बच्चे को वहीं घर में नहीं पढ़ा सकते, तुम ऊन नहीं बिन सकते, तुम चमड़े के चप्पल नहीं बना सकते, उन चीजों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपको समझ में आया अबाउट इंटरडिपेंडेंस, तो आपने अपने आप को इन हैबिटाट्स में अरेंज करना शुरू किया। हैबिटेट्स मतलब इस तरह का एक बस्ती टाइप की आपने अरेंज करना शुरू किया खुद को। जब आपने खुद को अरेंज करना शुरू करा, तो आपको समझ में क्या आया? एक समाज जब रहता है साथ में, आप पहले अकेले रह रहे थे, आप किसी को मार के चले आए, ठीक है। लेकिन जब 100 लोगों के साथ रह रहे हो, तो उसमें क्या होगा? इंटरनल टसल भी होंगे। इंटरनली आपकी किसी से लड़ाई होगी, किसी से अनबन होगी, कुछ लोग साथ आएंगे, कुछ लोग एक दूसरे को हेट करेंगे, कुछ लोग एक दूसरे को पसंद करेंगे। समाज की 10 जरूरतें होंगी, उन जरूरतों की वजह से भी कुछ लड़ाइयाँ हो रही होंगी। कहने का मतलब, जब आप सोसाइटी की तरह ऑर्गेनाइज होते हो, तो आपके बहुत सारी इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो आपको कोई बंदा चाहिए। वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा ये बोलेगा, चलो तुम सब लोग काम करो, मेरा काम ये है तुम लोगों की डिस्प्यूट्स को सेटल करना। कोई तुम्हारी लड़ाई हो रही है, कोई तुम्हें दिक्कत हो रही है, तो तुम मेरे पास आ जाओ। ठीक। भाई देखिए, समाज में सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, किसी ना किसी चीज में वो एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क होता है। ठीक है ना? तो ऐसा ही एक एक्सपर्ट स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क आया रूलिंग में, कि हम आप पर राज करेंगे। राज करने से तो शुरू नहीं हुआ था, बट ये हुआ था कि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यू टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आई विल सॉल्व। ठीक। यहां से क्या हुआ कि भाई एक बंदा आया पहले, उसने आपकी लड़ाइयां सॉल्व करनी शुरू करी। लेकिन फिर उस बंदे को समझ में क्या आया? यार ऐसे अगर हम अपनी मनमर्जी से सॉल्व करेंगे लड़ाइयाँ, तो मजा नहीं आएगा। उसने कहा एक रूल बुक बना ले। हैं? बिल्कुल। उसने कहा कि अब भाई, मान लो 2 लोग मेरे पास आए कि सर हमने एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ दी है।
और हमने कह दिया नहीं जिसने खोपड़ी फोड़ी है वो सही है, तो सामने वाला क्वेश्चन नहीं करेगा मेरे डिसीजन को कि भाई सर आपने किस बेसिस पे डिसाइड कर दिया है, आपने अपनी मर्जी से डिसाइड कर दिया। क्या बेसिस था इस आधार का? भाई जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठते हैं, तो वो ये थोड़ी अपनी मर्जी से कुछ डिसाइड करते हैं, कुछ कानून के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं ना। और कानून बनाए क्यों जाते हैं? जिससे लोगों को पहले से पता हो कि भाई ये कानून है, अगर हम ये करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगा। ठीक, उससे क्या होता है, लोगों में एक तेज आता है, यार इस बंदे ने जो डिसीजन दिया है वो इसकी मर्जी के हिसाब से नहीं दिया है, पहले से ये कानून बना हुआ है, ये प्रोसीजर बना हुआ है, उसने इसके हिसाब से डिसीजन दिया है, सुनना, इसलिए हम इसके डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था ना आपसे, लोग अगर कानून ना माने तो क्या होगा? तो लोग कानून कब नहीं मानते हैं? जब उन्हें या तो ये लगता है कि ये कानून सही तरीके से बनाया नहीं गया है, या उन्हें ये लगता है कि कोई कानून ही नहीं है, बंदा अपनी मनमर्जी से जो बनाए वो कर रहा है, कोई प्रोसेस, कोई लॉ, कोई कानून नहीं है। अब हमारी कहानी कहां तक पहुंची कि 10 लोग थे, उन्हें ये एहसास हुआ कि हम लोग एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन के बाद में उनके सामने समस्या है कि भाई अभी भी लोग आपस में लड़ रहे हैं, क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अपने बीच में से कोई एक बंदा चुन लेते हैं, उस बंदे का काम क्या होगा, सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। जब वो सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, उस दौरान क्या होगा, उससे एक्सपेक्टेड ये होगा कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई वो एक सेट प्रोसीजर फॉलो करे। अगर वो कोई सेट प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा है, एक बार कोई एक प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, अगली बार कोई दूसरा प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, तो लोग उस पर बिलीव नहीं करेंगे, लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे उतना, हाँ या ना? और अगर लोग उस पर बिलीव नहीं करेंगे, अगर लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो वो उस कानून को नहीं मानेंगे या उसके जो डिसीजंस को नहीं मानेंगे, जो भी वो डिसीजन दे रहा होगा। अगर लोग उसके डिसीजन को नहीं मानेंगे तो समाज एनीहाउ लड़ता रहेगा, समाज में फिर वही केओस और वही लड़ाई होगी। तो एक प्रोसीजर की जरूरत होती है समाज में, जिससे कि समाज के लोगों को पहले से पता हो कि हमें जो गवर्न कर रहा है वो कोई आदमी नहीं, सुनना, हमें जो गवर्न कर रहा है ही इज नॉट अ पर्सन, but we are governed by a set of laws, rules, or regulations. And when we are governed by a set of rules, laws, or regulations, इसका मतलब क्या है कि लोगों को ये क्लैरिटी होगी कि हमारे साथ जो हो रहा है वो इन लॉज, रूल्स या रेगुलेशंस के आधार पर हो रहा है, हमारे साथ किसी की मनमर्जी से आर्बिट्री कोई काम नहीं हो रहा। इसी सेट ऑफ रूल्स, लॉज या रेगुलेशन को आप संविधान कहते हो, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, इसमें जो रूल्स दिए हुए हैं, ये रूल्स और प्रोसीजर के माध्यम से ही, इन्हीं के अकॉर्डिंगली आपका जो गवर्नेंस है या आपकी जो जो भी आपको गवर्न कर रहा है, इसी के आधार पर वो आपको गवर्न करता है और इन्हीं के आधार पर वो आपके लिए लॉज बनाता है। तो पहली चीज ध्यान रखिए, व्हाट इज द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? टू गवर्न द सोसाइटी इन अ डेफिनेट फ्रेम, विद इन द डेफिनेट फ्रेमवर्क। क्यों? अगर वो डेफिनेट फ्रेमवर्क नहीं होगा, अगर गवर्नेंस का कोई 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 रूल बुक नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि लोगों में आपकी गवर्नेंस के प्रति कोई भरोसा नहीं होगा, क्योंकि आप मनमर्जी से काम करते हैं। अब जो शब्द मैं आपको बोलना चाहता था इतनी देर से, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन legitimizes your governance या गवर्नमेंट, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और संविधान का पालन करना। क्या ऐसा नहीं खाली संविधान है, नहीं, क्या आप उसका पालन कर रहे हो?
क्या आप उस कॉन्स्टिट्यूशन का पालन कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो लोगों में आपके लिए आपकी गवर्नमेंट के लिए एक बिलीफ होगा, आपकी गवर्नमेंट के लिए एक एक्सेप्टेंस होगा। और अगर लोगों में आपकी गवर्नमेंट के लिए बिलीफ होगा और एक्सेप्टेंस होगी, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपकी गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए डिसीजंस को भी फॉलो करेंगे। आया ना? तो आपका समाज ठीक समाज होगा। और इसी एक्सेप्टेंस को, जब लोग आपकी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करें और उसके सारे कानूनों को, उसकी बातों को माने, उसे कहते हैं लेजिटिमेसी। ठीक। लेजिटिमेसी क्या होती है? लेजिटिमेसी का मतलब ही होता है लीगल एक्सेप्टेंस, कि लोग आपके कानून को या लोग आपकी बात को मान रहे। आया ना? तो लेजिटिमेसी जो है, सॉरी, जैसे ही आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक सेट प्रोसीजर पहले डिलीनिएट कर दिया कि भाई ये मेरा सेट प्रोसीजर है, और आपने एक ये बोल दिया कि भाई हाँ हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स कर रहे हैं, तो लोगों को पहले से पता होगा कि भाई मेरे साथ जो भी हो रहा है, इट इज हैपनिंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ठीक है, मुझे पहले से पता है कि अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, कोई इसमें आर्बिट्रीनेस नहीं है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा और कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट होगा, तो लोग आपकी गवर्नमेंट पर ज्यादा विश्वास करेंगे और आपकी गवर्नमेंट के एक्शंस ज्यादा एक्सेप्टेबल होंगे, और आपकी गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानी जाएगी, क्योंकि लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब अगला लाइन क्या होगी? आपकी डेमोक्रेसी में बिलीफ उतना ही स्ट्रांग होगा जितना आपके देश में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट चलेगी। हाँ या ना? अगर आपके देश में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट चल रही है, इसका मतलब क्या है कि आपके लोगों का आपकी सरकार में और आपके लोकतंत्र में, आपकी डेमोक्रेसी में भरोसा है। और लोगों का, लोगों में नहीं, इसको रोक देते हैं अभी। यहां तक समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार जरा यहां तक जो भी बोला है उसे कंटेम्पलेट करिए, कोई डाउट हो तो बताइए। भाई आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं। कितने लोग जानते हैं कि आज हमारा नया वर्ष है? आज है चैत्र प्रतिपदा आज। ठीक है, पानी दीजिए जरा। हाँ, कौन? अरे, हु इज दिस रिच किड? ओ, अरे मजे ले रहे हैं। क्या बोल रहा? हाँ भाई, एनी प्रॉब्लम्स? ऐसे ही पी देना इसको। हम्म, नहीं, इसमें कुछ ऐसे शेड टाइप का दिख रहा था मुझे। हाँ? तो ये जरा हाँ, वो कभी बाहर गई नहीं थी।
तो अब आप एक बात समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अब इस पर चलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ सोशली एक्सेप्टेड वैल्यूज, आया ना? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ सोशली एक्सेप्टेड वैल्यूज। तो इसका मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये है तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो अलग अलग समाज में हमेशा से रहे। भाई हमारे यहाँ वेद व्यास के समय से, हमारे यहाँ वेद व्यास के समय से लेकर के धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट संगमों का अपना संविधान हुआ करता था। जो बौद्धिस्ट संगम हुआ करते थे, हर एक राजा अपना अपना संविधान बनाता था कि हम अपना रूल कैसे चलाएंगे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑलवेज बीन प्रेजेंट इन इंडिया। अब चश्मा उतारने का समय आ गया। Constitution has always present, Constitution was always there in India. Why? Tell me why. Constitution was always present in Indian history of 5,000, 10,000 years because constitutionalism was present in individuals, because education system of India imparted universal values which made individuals more constitutional in their outlook. So individual constitutionalism was shaped by education of the country and education of that time. अब इसको थोड़ा आसान करते हैं, ब्रेक करते हैं। मैंने आपसे कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलवेज प्रेजेंट, मतलब हमारे यहाँ लोग केओस में विश्वास नहीं करते थे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो केओस होगा, ये तो समझ में आता है ना। लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे क्योंकि कोई कानून नहीं है जो लोगों पर कोई चेक या कोई कंट्रोल कर रहा है। ये बात समझ में आती है ना सबको? अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा, तो लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे। तो हमारे लिए, हमें ये पता था कि हमें केओस नहीं चाहिए। और हमें ये कैसे पता था? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत् का आउटलुक था हमारा। यानी कि वी बिलीव इन कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। उसके बाद हम क्या किस चीज में बिलीव करते थे? ब्रह्मा शांति, विष्णु शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, औषधयः शांति, शांति रेवा शांति सामा, सर्वम शांति, सर्वम शांति। सभी जगह, सब जगह शांति हो, जल थल नभ में सब जगह शांति हो, सब लोग आराम से रह रहे हो। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि अगर पीस और ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी तो लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को मारते रहेंगे, एंड दैट विल नॉट बी आइडियल स्टेट टू लिव। यस और नो? तो हमारे यहाँ हमारी एजुकेशन के माध्यम से हमें ये वैल्यूज दी गई कि नहीं, तुम्हें अगर जीवन जीना है तो तुम्हें कैसा जीवन जीना है? जो केओटिक ना हो। हमारे एजुकेशन सिस्टम से सिखाया ही यही गया, अहिंसा परमो धर्मः। क्यों? क्योंकि अगर हम वॉर करेंगे, हम हिंसा करेंगे, तो क्या होगा? हम दूसरे को मार रहे होंगे, ना हम सुखी रह पाएंगे ना दूसरा सुखी रह पाएगा। इसलिए हमारा आउटलुक क्या था? हमारे यहाँ पर जो लोगों को पढ़ाया गया, जो लोगों को वैल्यूज दी गई, जिसने उनका इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म शेप किया, वो वैल्यूज क्या थी? वो वैल्यूज थी अष्टादश पुराणानां सारम व्यासेन कीर्तितम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। हमें सिखाया गया कि 18 पुराणों में जो वेदव्यास ने लिखे, उसकी समरी क्या है? कि परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे को सताना सबसे बड़ा
पाप है। क्यों? क्योंकि हमारी एजुकेशन ने हमारे इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बनाया था, जिस समाज में लोगों में पहले से ही ये वैल्यूज हैं, जिन्हें पहले से ही पता है कि यार शांति में रहना है, पीस में रहना है, केओस में नहीं रहना है, हिंसा नहीं करनी है, क्या वो लोग इनहेरेंटली ऑलरेडी उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हाई नहीं होगा? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे केओस में नहीं रहना। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को उतार लें अपने, उन्हें उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जो संविधान की वैल्यूज को आत्मसात कर लें, अडॉप्ट कर लें और उसके हिसाब से जिनका जीवन चले, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो जब हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा था जिसने हमारे यहाँ इंडिविजुअल्स को ये वैल्यूज दी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बढ़ा दिया, तो बाय डिफॉल्ट अगर हमारे यहाँ कोई भी संविधान आएगा तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। यानी कि हमारे यहाँ संविधान के लेजिटिमेट होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एजुकेशन ने हमारी मोरल्स को इस तरह से शेप किया है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने की, मानने की टेंडेंसी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि यदि तुम्हें जीवन जीना है तो एक शांत निरोग जीवन जियो, और शांत निरोग जीवन कब जियोगे? जब तुम केओटिक लाइफ में नहीं होगे, जब तुम्हारी लाइफ नास्टी ब्रूटिश शॉर्ट नहीं होगी। और अगर तुम्हारी लाइफ नास्टी ब्रूटिश शॉर्ट नहीं होगी तो तुम एक अच्छा जीवन जियोगे, और अच्छा जीवन जियोगे तो ऑटोमेटिकली अपने लिए और अपने समाज के लिए कुछ कर पाओगे। इसलिए हमारे समाज में हमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने का कारण क्या था? क्योंकि हमारी एजुकेशन ने हमेशा से हमारे इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को आगे बढ़ाया है, जिसकी वजह से हमारे लोगों में हमेशा से ये भाव रहा है कि नहीं, जो भी संविधान हो हमें उसको मानना है। ठीक है? क्योंकि अगर हम किसी संविधान को नहीं मानेंगे तो फिर हम केओस की तरफ बढ़ जाएंगे। सरकार कितनी भी खराब हो, लेकिन सरकार होनी चाहिए। सरकार का ना होना मतलब हर बंदे अपने हाथ में कानून ले लेगा और वो एक दूसरे को मारने लगेगा। तो chaos is the worst thing. Anarchy is the enemy of people. एनार्की से बड़ा लोगों का शत्रु कोई नहीं होता। क्योंकि एनार्की में क्या होता है? एनार्की मतलब क्या होता है? लॉलेसनेस। एनार्की मतलब बिल्कुल अव्यवस्था, अराजकता। ठीक? और एनार्की जब होती है तो क्या होता है? लोग एक दूसरे को मार काट रहे होते हैं। यानी कि लोगों की, अब वापस से चलना, लोगों की लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी नहीं है। यानी कि जब एनार्की होती है तो लोग वापस से वहां चले जाते हैं जहां हमने कहानी शुरू करी थी। एनार्की मतलब जहां कोई सरकार नहीं, कोई कानून नहीं, कोई संविधान, कोई कुछ नहीं मान रहा, बस एक दूसरे को जो मना है वो कर रहा है। तो हम वापस से प्री कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी में चले गए, जहां पर हर बंदा सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, जहां पर हर बंदा सिर्फ एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म के बारे में सोच रहा है। ठीक? सिर्फ अपने विषय में सोच रहा है, उसे दुनिया में और किसी चीज से मतलब नहीं है। और तब क्या होगा? वो समाज के लिए खतरा बन जाएगा। आया ना? यहां तक कितने लोगों को बात समझ में आ गई? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? ठीक। अब आप एक बात समझिए, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लोग विश्वास करते हैं, आज वाले ही नहीं, पहले भी जो रहे, 2000 सालों में जो भी रहे, कॉन्स्टिट्यूशन में लोग विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एजुकेशन ने ऐसी वैल्यूज डाली जो उनको रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअलिज्म की तरफ ले जाती है। मतलब वो अपने बारे में जब सोचते हैं तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचे तो वो एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म, कि मुझे लाओ हम उनको मार काट के तुम्हारी संपत्ति छिना ले। ठीक? अगर लोग ये सोचें तो वो एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म। आया ना? लेकिन अगर लोग ये सोचें कि अरे नहीं, मुझे अपना कमाना है, लेकिन अपने साथ साथ में मुझे अपने समाज का भी ध्यान रखना है, जो मैं कमा रहा हूँ उसका एक हिस्सा मुझे समाज में भी लगाना है, तो वो रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअलिज्म। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन, अपने डिसीजन लेते समय सिर्फ अपने मन से गाइड नहीं हो रहे हैं, वो समाज को भी ध्यान में रख करके चल रहे हैं, दूसरों को भी ध्यान में रख के चल रहे हैं। मान लीजिए आप अपने घर में म्यूजिक बजा रहे हैं, बगल वाला आया, मेरा यार पेपर है कल थोड़ा धीरे कर, तो आपने धीरे कर दी। यानी कि आप उसके कंसर्न को समझने की क्षमता रखते हैं, कि आपको समझ में आ रहा है कि कल को शायद ये गाना बजने लगे, मेरा पेपर होगा, तब मैं क्या करूंगा। ठीक? तो इसलिए जो भी हमारे यहाँ पर व्यवस्था थी, इट वॉज अ बैलेंस ऑफ
इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। कलेक्टिविज्म मतलब जहां पर हम एक समुदाय के तौर पर सोच रहे हैं, एक सोसाइटी के तौर पर सोच रहे हैं, ठीक। तो इस पूरी कहानी को आप बार बार रिप्ले करेंगे तो आपको 4-5 पॉइंट समझ में आएंगे। एक बात मैंने बोली थी, इंडिविजुअल को सोसाइटी के तौर पर अरेंज करना। कब उन्हें लगेगा कि हमें सोसाइटी के तौर पर अरेंज होना चाहिए? जब उन्हें जरूरत लगेगी, जब उन्हें लगेगा कि मैं सारे काम स्वयं नहीं कर सकता, मुझे किसी चीज के लिए दूसरे पर भी डिपेंडेंट होना। आपको पता है आज आप देखते हो कि बहुत सारी, ये इवन इन एकेडमिक सर्कल्स, people talk about freedom, extreme freedom, liberty, individualism. It's all necessary. I'm not saying that's not needed, right? Extreme form of this is bad. ठीक? अगर आपको एक्सट्रीम वो चाहिए, उस स्थिति में वो गलत हो जाती है, ठीक है ना? एक हाँ, हाँ बोलो। So at the highest level. Now, if you want, I can go in that direction too. It will be further more enriching. ठीक भाई, देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी वाज अ फॉर्म ऑफ नॉलेज। समझिएगा, देखो समाज को ऑर्गेनाइज करने के लिए संविधान चाहिए। सुनना ध्यान से, समाज को ऑर्गेनाइज करने के लिए संविधान चाहिए। संविधान क्या होता है? कोएलिशन या ग्रुप ऑफ सोशल मोरालिटी। और सोशल मोरालिटी कहां से आ रही है? एजुकेशन से, सोसाइटी से। और सोसाइटी ये कैसे डिसाइड करेगी कि मेरे लिए सही है गलत है? एजुकेशन से। आया ना? आप सोसाइटी को ये सिखा दो, बच्चा पैदा हो उसको सिखा दो कि इनका गला काटना मोरालिटी है, वो मान लेगा गला काटना मोरालिटी है, वो गला काट देगा। बहुत लोग कटवा ही रहे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ एजुकेशन वाज शेपिंग सोशल मोरालिटी एंड सोशल मोरालिटी बिकेम कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इफ यू शेप एजुकेशन यू शेप कॉन्स्टिट्यूशन, यस और नो? बिकॉज सुनना ध्यान से, एजुकेशन लोगों की सोशल मोरालिटी को शेप कर रहा है, इसका मतलब लोगों के इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को शेप कर रहा है। हाँ या ना? आपके अंदर वो वैल्यूज आ रही हैं कि मुझे क्या करना है, और आप ही मिलकर के सोसाइटी हो, और आपका बंदा ही, आपके रिप्रेजेंटेटिव इस संविधान को बना रहे हैं या उसमें कोई चेंजेस कर रहे हैं। तो अगर आपकी मोरालिटी इवॉल्व हो गई तो आपके समाज के कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी भी इवॉल्व हो जाएगी। हाँ या ना? क्योंकि एंड ऑफ द डे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, यस और नो? इसका मतलब एवरीथिंग लाइज इन एजुकेशन, एजुकेटिंग द masses, यस और नो? अब एक मिनट, शिक्षा कितने प्रकार की हो सकती है? एजुकेशन, now one can be technical education, one can be scientific education, one can be vocational education, ठीक, one can be linguistic education, but what is the highest form of education? Spiritual and cultural education. Why? Because जब आप पैदा होते हो तो ना तो आप कोडिंग सीख लोगे, हाँ है ना, और ना ही आप वो, अबे वो क्या कहते थे इंग्लिश में, वो वर्नियर कैलिपर्स क्या कहते थे, वही कहते हैं ना? है? हाँ, ना हाँ आप सर, वर्नियर कैलिपर। हैं? हाँ सर, वर्नियर कैलिपर ही होता है। हाँ, ना वो आप वर्नियर कैलिपर्स लेके चले जाओ, उसको नापने लगोगे, जाकर नापते थे ना उसमें। हाँ ठीक ठीक। लेकिन जब आप पैदा हुए
मैंने आपको एक कहानी सुनाई, आप 2 दिन के थे, नहीं 2 दिन कम हो गया, 2 साल के थे, और मैंने आपको एक कहानी सुनाई, कहानी कि भाई हमारे यहाँ ना एक देवी है, उनका नाम है शारदा, और उनको हम सबसे ऊपर मानते हैं क्योंकि वो ज्ञान की देवी है, क्योंकि ज्ञान से बड़ी चीज हमारे समाज में कोई है नहीं। और अगर आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो वो 2 साल का बच्चा, तो उसके दिमाग में क्या आ गया कि मेरे लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? सीखना। ये कल्चरल एजुकेशन, कल्चरल एजुकेशन ये सिखाती है कि सीखना कितना जरूरी है। अगर तुमने उसको सीखना जरूरी है ये समझा दिया तो कुछ भी सीख सकता है। ये है कल्चरल एजुकेशन। कल्चरल एजुकेशन उसको ये बताता है कि ज्ञान है कितना जरूरी, ये समझा दिया, बाकी पूरी जिंदगी वो ज्ञान देता रहेगा। ये नहीं समझाया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, ठीक। नहीं, रालको टायर्स मुंह पे आ गया था, फिर मैंने रोक दिया। ठीक, तो तो कहने का मतलब क्या है? यस, अभिमन्यु का एग्जाम्पल इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। यस और नो? अच्छा भाई, यानी कि योर एजुकेशन कैन शेप मोरालिटी ऑफ योर सोसाइटी। यस और नो? अभी पे पहली क्लास है, मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं है। आइए थोड़ा ऐसे खेल देखते हैं। हमारी आपकी कलेक्टिव माशुका का नाम क्या है? यस, बिल्कुल 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 सही बात। आप भाई कोई ऐसे उठा लो, कोई उठा लो, जो मैं आपको समझा रहा हूं वो इतना बेसिक है कि आपके हर हिस्से में वो काम आ सकता है। पहला, प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। अबे अपनी सेल्फ डिस्कवरी कब करोगे? जब एजुकेशन होगी, जब तुम्हारे समाज में तुमको शुरुआत से एजुकेशन की वैल्यू समझाई जाएगी। और जिस सोसाइटी में सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस होगा, उस सोसाइटी में क्या होगा? इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी ज्यादा होगा, और वो सोसाइटी ज्यादा एलिवेटेड होगी दूसरे से। क्यों? क्योंकि हर एक बंदा अपने आप पर सोच रहा है। और दूसरा, योर परसेप्शन ऑफ मी is a reflection of you. My reaction to you is an awareness of me. अगर मैं शिक्षित हूं, मेरे अंदर वैल्यूज हैं, तो मैं आपकी धारणा मेरे बारे में जो है, आई विड नॉट गिव अ डैम टू यू। मेरे लिए मैटर क्या करेगा? मेरा रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअलिज्म। हो सकता है तुम एक्सट्रीमली इंडिविजुअल हो सकता है तुम मुझे उल्टा सीधा बोलो, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल हूं। मैं तुम्हें जो रिएक्शन दूंगा वो मेरा अपनी अवेयरनेस के हिसाब से होगा, कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक, अगर मुझे लगता है कि भाई तुम जो है बहुत ही घटिया इंसान हो, तुमसे मुंह नहीं लगना, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं, आप समाज के लिए खतरा हैं और आपको कुछ उचित आपको सिखाया जाना चाहिए लेसन, तो मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन ये जो पूरी चीज है कि योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी, ये इससे अच्छा डिफरेंस इन वैल्यू से कोई एग्जांपल हो सकता है? तुम मुझसे क्या बोल रहे हो? तुम्हारी वैल्यू है। मेरे बारे में तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारी वैल्यू है। मुझे से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। अब एक बात बताओ, हाउ दिस लाइन, माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी, अवेयरनेस ऑफ मी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेल्फ डिस्कवरी? सेम ही है। तो जो मूर्ख लोग हैं वो ये नहीं समझते हैं
आजकल ना वो इससे सेम पूछ रहे हैं, शब्द बदल देते हैं। अभी आप इसका सबसे बड़ा वो देखेंगे इससे नंबर 4 और 5 में। समझना, अवेयरनेस ऑफ मी, philosophy of wantlessness is an utopia while materialism is a chimera। ठीक है, छोड़ दीजिए। The real is rational, rational is real। ठीक, how it is different from awareness of me? Real is rational, जो तार्किक है वही सत्य है। सॉरी, जो सत्य है वो तार्किक है। जो आपके सामने दिख रहा है, जो भी आपके सामने एग्जिस्ट कर रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है क्यों? क्योंकि उसमें एक सर्टेन पॉइंट ऑफ रेशनैलिटी है। ठीक, लेकिन जो और जहां पर रेशनैलिटी है वही सत्य है। इसका एक एग्जांपल देता हूं। पेड़ देखा है कभी? पेड़ में पत्तियां कैसे अलाइंड होती हैं? एक मैथमेटिकल थ्योरम के हिसाब से, जिसे कहते हैं फिबोनाची या फिंगल सीक्वेंस। ठीक, फिबोनाची सीरीज जिसको मुनि फिंगल ने निकाला था, उसके हिसाब से अलाइंड होती हैं। इसीलिए पत्तियां कभी ऐसे नहीं होती, और अगर ऐसे होंगे तो क्या होगा? नीचे वाले को रोशनी नहीं मिलेगी, नीचे वाले को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो खत्म हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो सोचिए कि पेड़ है क्यों? क्योंकि पेड़ अपने अपने आप को रेशनली अलाइन किया, और इसीलिए वो आपको दिख रहा है, और इसीलिए वो सत्य है। हाँ या ना? आपका शरीर क्यों है? क्योंकि शरीर में वात, पित्त और कफ जो 3 चीजें हैं, या वो उचित बैलेंस में, उचित रेशनैलिटी के साथ चल रही हैं। कोई भी चीज आपकी बढ़ जाए तो आप नहीं रहोगे। नहीं रहने का मतलब क्या है कि अब आप कल तक कहते हैं ना राम नाम सत्य है, तो अब लिपिका नाम से राम नाम में मिल गया हो, अब वो सत्य हो गया। कल तक लिपिका का नाम सत्य था। तो जो भी ये सेज आ रहे हैं, इनका बेसिक चीज है एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। ठीक है ना? मैं और पीछे नहीं जाना चाहूंगा, हालांकि पीछे के एसेज और तगड़े हैं। हालांकि यार अब नहीं नहीं, सर्च क्यों करना, अपना वो खोल देते हैं ना इससे वाला। जरा ग्रुप पे भेज दो। आजकल ये खुलने में भी नौटंकी करते हैं, बड़े हो गए हैं। जैसे ये देखिए, माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटलिस्ट टू अ ट्रैंक्विल सेल्फ। अब एक मिनट रुकना। माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटलिस्ट टू अ ट्रैंक्विल सेल्फ। अबे भैया, हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस एसेट? टेल मी। हाउ दिस इज डिफरेंट? My reaction to you is an awareness of me. Say mindful manifesto is the catalyst to a tranquil self। different कैसे? भाई यदि आप किसी के प्रति कुछ रिएक्शन कर रहे हैं अपनी अवेयरनेस के हिसाब से, इसका मतलब क्या है कि भाई आपका मैनिफेस्ट, ये जो लिखा है कि योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? तुम्हारी सोच है, और मैं उस पर रिएक्ट क्या कर रहा हूं? ये मेरी अपने आप को लेकर के अवेयरनेस है कि मैं कैसे आपके लिए रिएक्ट कर रहा हूं। और ये कब होगा? जब तुम्हारे पास में जो तुम सोच रहे हो उसका माइंडफुल मैनिफेस्टेशन करोगे। मतलब सोच समझ करके आप अपनी बात को बोलेंगे, या सोच समझ करके आप अपनी बात को रिएक्ट करेंगे या एक रिएक्शन देंगे। और माइंडफुलनेस का मतलब क्या है? अवेयरनेस। आया ना? माइंडफुलनेस का मतलब अवेयरनेस ही तो है कि जब तुम अपने बारे में अवेयर होगे तभी तुम माइंडफुल होगे। तो सेम मैसेज आ रहे हैं, खाली शब्द बदले जा रहे हैं। और ट्रांक्विल, हाँ बिल्कुल, ट्रांक्विल सेल्फ क्या है? ये तुम्हारी सेल्फ डिस्कवरी। ठीक, फिर
अब जरा ये देखिए 2019 का 1 2 3 4 चारों एसेस पढ़िए और सबसे बेस्ट तो है सेकंड और थर्ड। बिल्कुल थर्ड वाला ऐसे आपको समझ में आ रहा है, एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ बेस्ट है लेकिन आप एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं अपने लिए बेस्ट हो सोसाइटी को ध्यान में नहीं रख रहा है, तो सोसाइटी के लिए बेस्ट नहीं होगा। सिमिलरली वैल्यूज आर नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी इज बट व्हाट ह्यूमैनिटी ऑट टू बी। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा था कि एजुकेशन शेप्स योर सोशल मोरालिटी, और अगर एजुकेशन में आपने सही वैल्यूज डाली तो क्या होगा। आज आप 10 लोग अलग अलग थे, एक दूसरे को मार काट रहे थे, लेकिन एजुकेशन ने क्या किया, आपको उस स्थिति से एक ऑर्गेनाइज्ड सभ्य समाज में बदल दिया। ठीक, तो वैल्यूज जो ह्यूमैनिटी आज है वो नहीं है, ह्यूमैनिटी को क्या होना चाहिए, वैल्यूज वो है। और वैल्यूज कहाँ से आती है, एजुकेशन से आया ना। अब मैं आपको जानबूझ करके एक चेन दिखा रहा हूँ क्वेश्चन की। ठीक, फिर जरा सेकंड पढ़िए। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि हम शारदा वाली जो कहानी सुनाई, गाइडेड बाय नॉलेज। हमारा नाम क्या है, भारत। भा मतलब ज्ञान, रत मतलब लगा हुआ, जो नॉलेज में लगा हुआ हो वो भारत। गाइडेड बाय नॉलेज। ठीक, उसके बाद जरा ये देखिए सेक्शन बी का 1, कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी अ गाइड टू अ मॉडर्न लाइफ। मैंने अभी बताया तुम्हारी सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इवॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सोसाइटी की सोशल मोरालिटी इवॉल्व हो रही है। सोशल मोरालिटी क्यों इवॉल्व हो रही है? क्योंकि तुम्हारी एजुकेशन समाज की नीड्स के हिसाब से आगे बढ़ रही है। आज तुम्हें कुछ और बताना था, कल कुछ और बताना है, परसों कुछ और बताना है। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एजुकेशन शेप होगा। समाज के आगे बढ़ने का मतलब मॉडर्निटी होता है कि नहीं होता? समाज मान लीजिए कल यहाँ था आज यहाँ आ गया तो मतलब ये समाज ज्यादा मॉडर्न है। तो अगर तुम्हारी एजुकेशन मॉडर्निटी के हिसाब से चलेगी तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी सोशल मोरालिटी भी समाज की मॉडर्निटी के हिसाब से चलेगी। तो यहाँ लिखा क्या है, कस्टमरी मोरालिटी, मतलब जो 100 साल पहले जो सही था, 100 साल पहले जो मोरालिटी थी वही मोरालिटी आज भी सही नहीं हो सकती। मतलब तुम्हारी मोरालिटी को इवॉल्व होना पड़ेगा। तो जब मैं ये लेक्चर प्लान कर रहा था तो माय आइडिया वाज टू बाइंड एवरीथिंग, एकदम बेसिक से शुरू करके सारी चीजों का एक ग्राउंड ले किया जाए। ठीक, फिर आगे देखिए, द पास्ट इज अ परमानेंट डायमेंशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड वैल्यूज। मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि हम क्या थे, हम डेमोक्रेटिक थे। क्यों? क्योंकि हमारी एजुकेशन में शेप कर रही थी। ये हमारा जो हम थे ये हमें आज भी हमारी कॉन्शियसनेस को और हमारी वैल्यूज को शेप करता है। क्यों? कभी भी अगर कोई हमारे पास आता है और हमसे कहता है कि भाई हमारी रक्षा कर लो, तो हम उसको आ जाओ कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा पास्ट ऐसा था कि हमारी वैल्यूज हमेशा से ऐसी थी। एक्चुअली यहाँ पास्ट तो उन्होंने आपको थोड़ा सा टिल्ट करने के लिए लिख दिया है। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? योर वैल्यूज इज अ परमानेंट डायमेंशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तुम्हारी जो वैल्यूज चली आ रही है हमेशा से, जो तुम्हारी जो चले आ रही है चीज, और हो सकता है तुमने पास्ट में कुछ गलतियां की हो तो वो भी आज एक सीख की तरह आप काम में लाते हो उसको। ठीक, खैर उसके बाद ये देखिए, डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स। अगेन शिक्षा पर। ठीक, तो मतलब वी कैन गो ऑन एंड ऑन। ठीक है, मतलब मैं उतना उसमें नहीं जाना चाह रहा।
एक जैसे ये है, ये दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ लाया था। क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज योर इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इफ यू हैव individual constitutionalism, then you are likely to follow constitution more, yes or no? Your constitution will be more legitimate, yes or no? If your constitution will be more legitimate, your society will not be chaotic and it will be more orderly, yes or no? Clear? दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ लॉज। तो कॉन्स्टिट्यूशन आज है, कॉन्स्टिट्यूशन 500 साल पहले भी अलग अलग राजाओं के पास अलग अलग होते थे, और कॉन्स्टिट्यूशन 2000 साल पहले भी था। यानी कि हजारों सालों से जो चीजें हमारी सोसाइटी को गाइड करती आ रही हैं वो वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो वैल्यूज आदमी के अंदर उतर गई तो वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बन गई, हाँ या ना? ये बात क्लियर है? अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या था उस पर चर्चा करें। एसडीजी 1 कहता है नो पॉवर्टी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 कहता है दुनिया में 2030 में 0 पॉवर्टी होनी चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या था कि हम ब्राह्मणों को दान देते थे, लोगों को दान करते थे, मंदिरों में दान देते थे, वो मंदिर जो है वो करोड़ों लोगों के खाने की व्यवस्था करते थे। राजा हमारे यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को और मंदिरों को दान देते थे जिनके थ्रू लोगों की खाने की व्यवस्था होती थी। दुनिया की किसी भी जगह पर भंडारे की व्यवस्था है, कभी सुना है? हमारे यहाँ भंडारा होता है। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, क्योंकि हमारी वैल्यू है। हाँ, क्या कह रही? वही तो बोल रहा हूँ कि नो पॉवर्टी और हंगर दोनों से ऐड हो रहा है ना, ठीक। और उसके बाद आपके यहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीजें आती हैं। हमारे यहाँ हमेशा से जो हमारे राजा होते थे वो क्या बोलते थे कि भाई शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए वो लोगों को जमीन देना और उनके पैसे देना और उन सबकी व्यवस्था करना वो किया करते थे। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज थी, अब सुनना जो बोलने जा रहा हूं, दे वर ऑलवेज यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल वैल्यूज क्या होती हैं? जो हमेशा रेलेवेंट हो। ये वाली वैल्यूज 2000 साल पहले भी रेलेवेंट थी। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, सर्वे भवन्तु सुखिनः 2000 साल पहले भी रेलेवेंट था। शांति, सर्वम शांति, पृथ्वी शांति, ये पहले भी रिलेवेंट था। हम क्या कह रहे हैं? जगत में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो। पृथ्वी में शांति का मतलब क्या है? हम क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी में किसी भी तरह का कोई क्लाइमेट चेंज, कोई डिजास्टर ये ना हो, पृथ्वी शांत हो। पृथ्वी शांत कब होगी? जब हम वनस्पतयः शांति, औषधयः शांति, विश्वदेवः शांति, जब हम वनस्पतियों को डैमेज नहीं करेंगे, वहां भी शांति रखेंगे। जब हम औषधियों को डैमेज नहीं करेंगे, वाइल्ड लाइफ को डैमेज नहीं करेंगे, पेड़ पौधों को डैमेज नहीं करेंगे, तब क्या होगा? जब उनमें शांति रहेगी तो पूरी पृथ्वी शांत होगी। यानी कि जब हम नेचर के हिसाब से जिएंगे तो हमारी पूरी पृथ्वी भी हरी भरी रहेगी, सही रहेगी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आउटलुक, हमारी जो वैल्यूज हैं, हमारी वैल्यूज ये थी। ये वैल्यूज आज भी रेलेवेंट है या नहीं? आज भी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हो, 2030 एजेंडा की बात कर रहे हो। यानी कि जिस समाज की वैल्यूज 2000 साल तक रेलेवेंट रही हो, इसका मतलब उसकी वैल्यूज इटरनल है, टाइमलेस है। और उस समाज की वैल्यूज इटरनल और टाइमलेस होने का मतलब क्या है? कि उस समाज की वैल्यूज रेलेवेंट है, और रेलेवेंसी ही तो मॉडर्निटी होती है। आप कहते हो मैं मॉडर्न हूं, मॉडर्निटी का मतलब क्या? मैं मॉडर्न सोचता हूँ। मॉडर्न सोचने का मतलब क्या है? आप समय के हिसाब से सोचते हो, आप रेलेवेंट सोच रहे हो, आप आज के हिसाब से सोच रहे हो। तो कोई समाज है जिसकी वैल्यूज 2000 साल से रेलेवेंट है,
क्या मतलब वो समाज अपने आउटलुक में ही मॉडर्न है। और जब कोई आपकी वैल्यूज 2000 साल तक एक बड़े लैंडमार्क में चलती हैं तो उन्हें कहते हैं सिविलाइजेशनल वैल्यूज, आपकी पूरी सभ्यता की वैल्यूज है। भाई हमारे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वैल्यूज कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बलूचिस्तान से लेकर के बराइल रेंज तक, बराक नदी तक चलती है। बराक नदी नॉर्थ ईस्ट में। तो the thing is the thing is हमारे यहाँ जो हमारी वैल्यूज हैं वो हमारी वैल्यूज आज तक हमारा एक पूरी सभ्यता की, पूरी सिविलाइजेशन की कॉन्टिन्यूटी है। क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यूज कैसी थी? टाइमलेस थी। हमारी वैल्यूज कैसी थी? मॉडर्न थी। हमारी वैल्यूज कैसी थी? जिनको हम इतने सालों तक आज तक भी प्रिजर्व करके, हम प्रिजर्व करें या ना करें वो रिलेवेंट नहीं। भाई इकोलॉजी की जरूरत है तुम्हें, तुम्हें इकोलॉजी को तुम्हारी जरूरत नहीं भाई। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः तुम्हारी जरूरत नहीं, मजबूरी है तुम्हारी। तो मतलब उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी मजबूरी है। तो जिस समाज में ये लेवल हो वहां पर क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है। GS1 इंडिया ने रशिया से ऑयल लेना चालू कर दिया है डिस्काउंटेड रेट पर, और निर्मला सीतारमण ने बोला इट विल कंटिन्यू टू डू सो। है रशिया ने हमें ऑफर करा था छूट पर तेल, तो हमने ले लिया। नहीं, पहले हम और जगहों से ले रहे थे बट अब वहां से महंगा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक। हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कॉन्टिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज? पहला जवाब क्या है इसका? बाय मेकिंग दीज सोशल वैल्यूज रेलेवेंट। मतलब अगर आपको लगता है कि यार आज हमारी सोशल वैल्यू में ये एक खामी आ गई है तो आप क्या करते हो? उसे हटा करके थोड़ा और इवॉल्व हो जाते हो। फिर लगता है ये खामी आ गई और इवॉल्व हो जाते हो। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज गाइडेड बाय एजुकेशन and education is evolving according to your social needs. तो yes, और यही इस देश का, कोई आपसे पूछे ना आइडिया ऑफ इंडिया, उसको रोक करके बोलना सवाल सही करो। आस्क मी आइडिया ऑफ भारत, आई विल टेल यू। क्योंकि भा है ज्ञान और रथ है लगा हुआ। तो ये जो सोसाइटी लगातार नॉलेज में के उसमें लगी हुई हो वो हमेशा अपने आप को इवॉल्व, अपडेट करती जाएगी। और सिर्फ वही सभ्यता टिकती है ह्यूमन रेस में जो इवॉल्व होती रहती है टाइम टू टाइम। ये हमारे समाज का डायनेमिज्म है। ये डायनेमिज्म क्यों आया? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन। एजुकेशन शेप्स वैल्यूज that makes individual constitutionalism, and individual constitutionalism then forms constitution, and that constitution decides what is right and what is wrong. और right जब constitution ये decide करे कि क्या सही है क्या गलत है उसे कहते हैं constitutionality। जब कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करे तो उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। इसीलिए मैंने कहा इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या सब क्या चल जाएंगे ऐसे जो उस दिन भेजा था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन, देखना एक बार। इसीलिए मैंने उस दिन आपको बोला था या आप दोबारा से बोल रहा हूं जिन्होंने नहीं सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी
फ्लोज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अगर समाज को आज ये लगे कि ये चीज सही है, समाज को लगा ट्रिपल तलाक सही नहीं है, समाज को लगा सती प्रथा सही नहीं है, क्योंकि समाज का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इवॉल्व हो गया था, तो उसने क्या किया, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को भी शेप कर दिया। कोर्ट ने कह दिया ये चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि आपके समाज का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इवॉल्व हो गया था। इसलिए मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इवॉल्व्स फ्रॉम, फ्लोज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये कितने लोगों को समझ में आ गया? मतलब बहुत ही लद्दड़ जगह से शुरू किया था हमने, 10 गुंडे एक दूसरे को मार रहे हैं, और वहां से 1 घंटे 15 मिनट में हम यहाँ पहुंचे। ये सबको समझ में आ गया है? यू डोंट हैव आइडिया कि आपने क्या सीखा। जो लोग आपके 10-12 साल से तैयारी, मतलब 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो, उनसे पूछना ये लाइन समझा। और ये इससे है 2022 के मेंस का जो आने वाला। इसलिए हम पेपर आउट नहीं कराते, लेकिन ऐसे चलते फिरते कभी भी बता देते हैं, ठीक है? तो जो आने वाला है नहीं, उसमें ऐसे आएगा जैसे कल्चर इज व्हाट वी हार वगैरह आया था, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बोला था वो भी आया, ठीक है? और सबसे तगड़ा तो था जो इस बार आया था सत और तत् वाला, रेशनल इज रियल, रियल इज रेशनल, क्योंकि सेम है। मैं वही तो समझा रहा हूं, सवाल की थीम नहीं बदल रही। हम पढ़ रहे थे हिंदू, काम कैसे चलेगा भाई? ठीक है, आगे चलिए। है तो क्या ये तीनों शब्द समझ में आ गए? क्या ये तीनों शब्द समझ में आ गए? कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। अब इन स्विंगिंग यॉर्कर, अब आपको ये 3 शब्द समझ में आ गए। अगर तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हाई है तो क्या रूल ऑफ लॉ ऑटोमेटिकली तुम्हारे समाज में होगा या नहीं? ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? अगर तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हाई है तो रूल ऑफ लॉ तुम्हारे यहाँ होगा या नहीं होगा? अपने आप होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एम्बेडेड है कि मुझे केओटिक समाज नहीं चाहिए, मुझे पीसफुल सोसाइटी चाहिए, और इसलिए तुम्हारे यहाँ रूल ऑफ लॉ ऑटोमेटिकली होगा। अहिंसा चाहिए। सही कह रहे, ठीक है, आगे। This conference will now be recorded. So what I said is, if you have good constitutionalism, then you will be more, then there will be rule of law, yes or no? ये बात समझ में आ जाती है क्योंकि आपका आउटलुक वही है। अब जरा ये पढ़िए, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द बेस ऑफ कलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। क्या ये बात भी समझ में आ गई? जब हर एक व्यक्ति के अंदर अच्छी वैल्यूज होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है आपका समाज में सही और गलत की अच्छी समझ होगी। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से जो सही है वही कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है। तो अगर सब लोग इंडिविजुअल लेवल में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो कर रहे होंगे तो कलेक्टिव लेवल पर पूरा समाज भी अच्छा होगा, समाज भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा होगा। हाँ या ना?
अब आप समझिए, ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये है आत्म सर्वभूतेषु। अच्छा सबको लगता है, लेकिन आते किसी को नहीं। अच्छा सबको लगता है। ये है आत्म सर्वभूतेषु, मतलब सभी लोग मेरे जैसे ही हैं, और इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं तत्त्वम् अस्ति, आई एम दैट। तो जब हर एक इंडिविजुअल का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इससे गाइडेड होगा कि मुझे दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार करना है कि वो मेरे जैसे ही हैं, जब तत्वम अस्ति और आत्म सर्वभूतेषु की वैल्यू आपने, तो आप अपने इंडिविजुअल स्फीयर में रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप अपने इंडिविजुअल स्फीयर में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो कर रहे होंगे, और जब हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल स्फीयर में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो कर रहा होगा, तो पूरा देश कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो कर रहा होगा, पूरा देश कॉन्स्टिट्यूशनलिटी में मान रहा होगा। क्यों? क्योंकि व्हाट इज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी? वी द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत तो वहीं से हो रही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व्ड। तो वी द पीपल ही डेमोक्रेसी का बेस है। अगर वी द पीपल इंडिविजुअल स्फीयर में डेमोक्रेटिक हो गए तो पूरा देश डेमोक्रेटिक हो जाए। और हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे समाज की सोशल मोरालिटी क्या थी? आत्म सर्वभूतेषु। इसलिए हम एक्सट्रीमली इंडिविजुअल ना कभी हो पाए ना कभी हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम आत्म सर्वभूतेषु से गाइडेड हैं या तत्त्वमसि से गाइडेड हैं। ये है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। वो एक अलग विषय है। ठीक, क्या ये बात समझ में आती है? ठीक, और व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिटी? कोई कलेक्टिव सोशल मोरालिटी इज कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। यानी कि तुम्हारी कुछ सोशल मोरालिटी है, तो तुम्हारे समाज की जो कलेक्टिव सोशल मोरालिटी है, जब तुम उसका एक कानून बना दो तो वही कॉन्स्टिट्यूशनलिटी हो जाती है। तुम्हारे समाज की जो सोशल मोरालिटी हो, जब उसको कोडिफाई करके एक संविधान बना दोगे तो वही कॉन्स्टिट्यूशनलिटी हो जाएगी। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? ठीक, ये जो लाइनें हैं ना, ये बड़ी टंच लगती है एग्जाम में। एग्जाम को लगता है हो ये लौंडा तो बड़ा पता, उसे नहीं पता है गोबर है साला, रट के आया है, क्लास में पढ़ाया गया था इसको। ठीक, लेकिन उसे लगता है कि आप ज्ञानी। वॉट एवर, आगे। अब individual constitutionalism is the base of collective individual constitutionalism is the base of collective constitutionality। मतलब तो आपको पता है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ चीजें की गई। मतलब ये तो खैर अभी बताना ज्यादा हो जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं। We the people is the basis of collective conscience of nation। आया ना? और वी द पीपल ही आपके नेशन का कलेक्टिव कॉन्शियंस है, तभी वी द पीपल से आपकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी बन रही है। हाँ या ना? नंबर 2, इंडिया दैट इज भारत द सिविलाइजेशन शेपिंग द इथोस ऑफ द पीपल। भाई जो हमारा भारतीय सिविलाइजेशन है 5,000 10,000 15,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख सालों का, 50 लाख सालों का, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस वहां से आ रहे हैं। ठीक है ना? लिटरेरी एविडेंसेस वहां से आ रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस 2.5 लाख साल पुराने, 1.5 लाख साल पुराने। ठीक है, तो आप जब वहां से आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? तो चंचल घूर के देख रही है, उनको क्लास का समझा देना, मतलब ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा पहले से थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया इन्होंने, तुम भी पढ़ लिख जाओगे। नहीं, यू बोथ टेक हर अंडर योर विंग्स, और ये नई तुम्हारी लेबर है। ठीक, हाँ ये भी ठीक। तो है, हाँ तो ये तुम्हारे लेबर हैं, इनको
अपने टीमों में लेना चालू करो, जो जो काम करो, तो उससे इनका इंटेलेक्ट भी बढ़े। अभी तो पहले मैंने इन लोगों को प्लेलिस्ट खोली है, तो पहले इन्हें वो देखने दो और उसके बाद फिर धीरे धीरे इनको लाया जाएगा। तो यू आर फॉर्मली ए लेबर नाउ। आ गया, काफी तेज हो तुम भी। क्या है? तो इंडिया दैट इज भारत, भारतीय सिविलाइजेशन जो आ रहा है, जिस जगह से आ रहा है, वहां से आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू शेप हो रही है। ठीक? ये हमारी भारतीय सिविलाइजेशन की लेगेसी है। इतनी सारी रिपब्लिक्स हमारी होती थी। रिपब्लिक्स मतलब जहां पर हेड ऑफ द स्टेट क्या होते थे, इलेक्टेड होते थे। रिपब्लिक मतलब जहां पर हेड ऑफ द स्टेट्स इलेक्टेड होते थे। ठीक है। और उसके बाद ये हमारे यहाँ एंशियंट डेमोक्रेसी के एग्जांपल्स हैं। अब ये क्या है ये हम बाद में समझेंगे, बट फिलहाल आप जान लीजिए कि यहाँ पर वोटिंग होती थी, मेजोरिटी वोट करती थी, इन लोग अपने बिजनेस के रूल्स बनाते थे। ठीक है, क्योंकि फोरम वोरम आपको पता नहीं है, बट आप ये ध्यान रखिए कि हमारे यहाँ एक हजारों साल पुराना इतिहास है जहां पर हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते थे, जहां पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जहां पर हमारी एक रूल बुक हुआ करती थी और उस रूल बुक के हिसाब से हम चला करते थे। तो यानी कि जो मैंने बात पहले बोली थी कि हमारे यहाँ हजारों सालों से कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बढ़ाने वाला हुआ करता था। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। अब आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपके यहाँ एक मोरुंग ट्राइब है, उस मोरुंग ट्राइब में क्या होता है, डॉर्मेट्रीज होती हैं। डॉर्मेट्रीज समझते हो ना, एक तरीके के जहाँ पर क्लब हाउसेस, जहाँ पर सब लोग जा करके रुकते हैं, और वहां पर बच्चों के एजुकेशन और उनको वैल्यूज दी जाती थी। क्योंकि मैंने बताया सबसे स्ट्रॉन्ग एजुकेशन कौन सी होती है, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। सिमिलरली गोंड ट्राइब में गोतुल होता था। गोतुल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता था जिसको वो एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और डिसिप्लिन सिखाने के लिए वो बच्चों को गोतुल में भेजते थे। आज भी होता है, पता नहीं आज बदल गया, आज भी होता है। ये भी एक एग्जाम्पल है नहीं क्वेश्चन नंबर 20 का। बिल्कुल, तो ये भी एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 20 का कि हम कैसे अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद नीशीज में जो है वो अपना अलग एक सिस्टम होता है ग्रीवेंस का, जहां पर लोग इकट्ठे होकर के कलेक्टिवली आ करके अपने समाज की समस्याओं को निस्तारण करते हैं। लोग इकट्ठे हो रहे हैं यानी कि उनके अंदर कलेक्टिविज्म है, हाँ या ना। इन तीनों एग्जाम्पल में एक जगह है जहां पर लोग इकट्ठे होकर के कलेक्टिव वैल्यूज, कलेक्टिव एजुकेशन ले रहे हैं। जब एक एक इंस्टीट्यूशन है जो 100 लोगों को वैल्यूज दे रहा है, इसका मतलब उस सोसाइटी की कलेक्टिव सोशल मोरालिटी शेप हो रही है या नहीं हो रही है, एजुकेशन के माध्यम से। ये आउटलुक होना चाहिए। जितनी बातें बोल रहा हूं, आप जब कभी एग्जाम्पल पढ़ें कि एक जगह एक ट्राइब है जहां पर एक कॉमन जगह होती थी जहां पर 200 लोग जाते थे, पढ़ते थे, तो हमेशा दिमाग में आना चाहिए अच्छा, मतलब वहां पर इनकी कलेक्टिव सोशल मोरालिटी ट्रांस मतलब फॉर्म हो रही है और इनका कलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म उस जगह पर बन रहा है। ठीक, सिमिलरली बोंडा विलेजेस आर ट्रेडिशनली ऑटोनोमस, सोशल ऑर्डर इज मेंटेन्ड बाय अ सेट ऑफ ट्रेडिशनल फंक्शनरीज, नायक, विलेज चीफ, चल्लन और बारिक। यानी कि ये जो बोंडा विलेजेस हैं ये आज भी ऑटोनोमस हैं और इनकी आज भी व्यवस्था अपने हिसाब से इनकी चलती है। क्यों क्यों चल रही है? क्योंकि लीव इन अ बेसिक सेट ऑफ लॉज कि भाई गांव को ये लोग चलाएंगे, उन लोगों ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, उन रूल्स के हिसाब से ही काम चलता है। अब आप एक चीज समझो कि कुछ ट्राइब्स हजारों सालों से उसी व्यवस्था पर चल रही हैं, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कितना हाई होगा। वरना क्या होता है कि आदमी उस व्यवस्था को तुरंत तोड़ करके या वो अपना इंडिविजुअलिज्म को फॉलो करने लगता है कि भाई अरे हम ये सब नहीं मान रहे। लेकिन टाइम टेस्टेड चीजें हैं, आज तक चल रही हैं। क्यों? क्योंकि ये नंबर एक बात ये रिलेवेंट है, और नंबर दो बात उन लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बहुत हाई है कि वो इसे मान रहे हैं और केओस की तरफ नहीं जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, तो वो चीज है। और ये आपके कुछ कुछ ऐसे हैं जो मैंने आपको अभी भी दिखाया। ठीक,
तो आज का जो मेरा विषय था कि आपको ये पता होना, ओके 10 मिनट्स, ठीक। तो मेरा आज का जो विषय था वो आपको पहला सबसे ये समझाना था कि ये शब्द होते क्या। हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, हम पॉलिटी पढ़े, हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, अबे तुमको साले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता है और पढ़ा रहे हम तुमको दुनिया भर की बातें, तो मतलब नहीं है उसका, ठीक। तो वो ध्यान रखिए, यहाँ तक जिसको भी कोई डाउट कोई समस्या हो पहले तो वो सवाल पूछे। अब आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, बुक में आपको मैंने कौन सी बुक बोली है? लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। स्टेट कौन सा बोला है? उत्तर प्रदेश। और प्लेलिस्ट कौन सी बोली है? ये आपका डेली टारगेट है अपार्ट फ्रॉम रिवाइजिंग क्लासेस। और गूगल शीट पे अगर मुझे ये डेली नहीं मिला तो ऊपर वाले फ्लोर से ले जा करके मैं नीचे फेंकता हूँ, एक बार नहीं, जब तक 10-12 हड्डियां ना टूट जाए तब तक। क्या क्या चलिए, बिल्कुल, जरा अखबार भेजिए। शुरुआत में तो सिखाया ही जाता है। न्यूज पेपर, हो गया जनवरी का? फिर लोग पूछेंगे पीएम से, जल्दी बना दो। क्या है? नो कमेंट्स। हाँ, कश्मीर का स्टेटस है, उन्होंने मुझे अंगूठा भेज दिया यार उस पे, वो मेरे से भी आगे निकले, ऐसे भेज दिया। अब हम उनसे पहले बात करते हैं आज। हाँ, एक तो उसकी समरी बना, सुनो सुनो, एक काम करो, उसके वन पेजर एक एग्जीक्यूटिव समरी बना दो कि व्हाट कश्मीर हैड टू ऑफर एंड व्हाई शारदा। अरे मैं चाहता हूँ तुम्हारा सर, अब जो बोल रहा हूँ सुनो। पहली चीज तो क्या है कि जो तुम कर रही हो उसे करते रहो, but to engage people, to tell them about our cause, just made a one pager summary in 10-25 lines. Why we need to protect Sharda? Kashmir had this is to offer, and we are offering them in a comics form to protect the Sharda script of Kashmir. It will also help in protecting Sharda script of Kashmir language, and we must protect it because there is lot to know about ourselves that we don't know. बस इसको थोड़ा अच्छी इंग्लिश में लिख करके एक बना दो, तो उससे शुरू हो एटलीस्ट, ठीक है? वो ध्यान रखो। बाकी जो करते हैं कॉमर्स के फॉर्म में होते हैं, फिर उनको जम्मू कश्मीर स्टडी ग्रुप से भी जोड़ देंगे। क्या कौन? क्या है? FESPA withdrawn from large parts of Nagaland, Assam and मणिपुर। अब भैया जो लोग बिल्कुल एकदम ताजे ताजे नए नए हैं, फ्रेश बकरे या बकरियां, जब आप अखबार खोलते हो तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, और ये आपका आज से लेकर के टिल डे यू डाई, नॉट यू एंड योर प्रिपरेशन, आज से लेकर के आपकी जिंदगी के अंत तक अखबार पढ़ने का तरीका यही होगा। अखबार में दो चीजें होती हैं, एक जो टर्म्स आपको नहीं पता, जैसे अफस्पा, ये आपने नहीं पता,
बगल में मान लो लिखा है जैसे मान लो ये करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक। अब ये शब्द है जो आपने नहीं पता, तो आपने करना क्या है कि एक साथ में एक लिस्ट रखनी है, एक डायरी या ऑनलाइन फॉर्म में गूगल शीट। हाँ, और आपको करना क्या है कि आपको ये टर्म लिखते रहना है। अब जैसे अफस्पा मैं कराऊंगा, करंट अकाउंट डेफिसिट मैं कराऊंगा, लेकिन मान लो कोई स्कीम आ गई गवर्नमेंट की, कोई वो आ गया टर्म WTO WHO जैसे भी आएंगे अंदर इसमें, उनके लिए आपने क्या किया, गूगल शीट पर गए, गूगल ड्राइव पर गए अपनी, आप लोगों को जो लोग नए उन्हें एक्सेस मिल जाएगा। आप गूगल ड्राइव पर गए, वहां पर आपने टाइप करा WTO WHO या व्हाटएवर, और वहां से उसके नोट्स आ गए। आपने तुरंत वो नोट्स पढ़ लिए, और नोट्स पढ़ करके आपने उसको रिवाइज कर लिया। जितनी बार ये टर्म्स आएंगे उतनी बार आप उसे पढ़ेंगे। अभी आपको ये मजाक लगेगा, 6-7 महीने तक ये नहीं करोगे तो आप स्वयं मजाक बन जाओगे, और फिर होगा पैनिक। ठीक, इसलिए सबसे पहली चीज ध्यान रखिए कि आपके पेपर में जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, अगर WTO आ रहा है, WHO आ रहा है, आप ड्राइव पर जाइए, वहां से वो टर्म उठाइए और पढ़िए। जो इश्यूज वाले टर्म्स है, जैसे अफस्पा है, ये मुझे पढ़ाना है, ये मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। देखेंगे अगर ज्यादा लगा तो कल ही पढ़ा देंगे, ठीक है। कल सैटरडे संडे आपकी क्लास होगी। अच्छा अरे सैटरडे संडे कितनी देर क्लास होती है सैटरडे संडे? तो सैटरडे संडे हम लोग 1-1.5 घंटे की क्लास करते हैं, ठीक। कल आइए, कल हम लोग अफस्पा करेंगे ठीक। नहीं अभी धीरे धीरे, ऐसा नहीं एकदम से उतना नहीं करते, तो नहीं नहीं, तो बोलने की बात है, ठीक। शुरुआत में ये तुम लोग कर क्या रहे हो, मतलब एक बार में जो लेना लिख जाओ, एक बार में जाओ। ये जो हॉल बना दिया है, क्या है? तो जो अफस्पा है, हाँ, जो अफस्पा है वो आपका ऐसा टर्म है जो इशू है। टर्म्स को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पहला होता है इशू। अब दिस इज अ इशू अफस्पा, ये बार बार आता रहेगा, तो ये कराना मेरा काम है। लेकिन जहां पर इस तरह की चीजें आएंगी कि जैसे मान लो करंट अकाउंट डेफिसिट आ गया या कुछ आ गया, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर आया नागालैंड, असम, मणिपुर, तो आप क्या करेंगे? अरे भाई डेली डेली आएगा तो डेली डेली स्टेट पढ़ेंगे क्या? गजब कर रही है यार, ठीक। तो आप करोगे क्या, असम, मणिपुर और नागालैंड एटलस में खोलोगे और उनको देख लोगे, जितनी बार आए उतनी बार खोलो। उसके बाद क्या करो, स्टेट्स को खोल के, मान लो आप देख रहे हो, तो स्टेट को खोल के उसमें देख ली रिवर्स कौन सी हैं, माउंटेन्स कौन से हैं, कौन से आसपास की जगह हैं। तो क्या होगा आपकी, देखो प्रिपरेशन इज अ थिंग जहां पर कुछ भी अलग नहीं। मैंने आपको इतिहास की और ये सब वीडियो भेजी, उससे आपकी हिस्ट्री का थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा। शुरू मैंने आपको पॉलिटी से कराया, साथ साथ में न्यूज़पेपर में जो इस तरह के सवाल चीजें आती जा रही हैं, प्लेसेस, उन्हें पढ़ते रहो, स्टेट्स पढ़ते रहो, तो उससे क्या होगा, ज्योग्राफी आपकी साथ साथ चलती रहेगी। ये सब चीजें कलेक्टिवली जब आती हैं तब आपको सोचने की क्षमता मिलती है, ठीक। तो जितनी बार आप नागालैंड, असम, मणिपुर खोलोगे उतनी बार आपको उसे एटलस में देखना होगा, या स्टेट में खोल लो तो जो काम एटलस करेगा उससे अच्छा काम स्टेट करेगा, लेकिन स्टेट पूरा नहीं पढ़ना। मतलब असम आया तो 300 पेज का असम पढ़ने बैठ गए, फिर
100 पेज का सम पढ़ने बैठ गए फिर तो हो गया अखबार आपका। ठीक, तो इसलिए आपको करना क्या है कि आपने वहां से गए और आपने उसके ज्योग्राफी वगैरह देख ली कि कौन से माउंटेन है क्या। सिमिलरली इंडिया फर्म ऑन यूक्रेन स्टैंड अमिट यूके यूएस प्रेशर। अब आपने क्या किया, यूक्रेन को मैप में देख लिया, यूके को मैप में देख लिया, यूएस को मैप में देख लिया। जब आप यूक्रेन को मैप में देखते हो तो आप क्या देखते हो, उसके आसपास कौन से ओशंस हैं, कौन से कंट्रीज हैं, किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। यूके को देखते हो तो वहां पर भी सेम देखते हो, कोई अगर माउंटेन पाया जा रहा हो, कोई शुरुआत में नोट्स नहीं बनाना, एक मैप मंगा लो बड़ा सा घर पे दीवार साइज का, आपके इंडिया का और वर्ल्ड दोनों का। एटलस में न्यूज़पेपर में आया यूक्रेन तो अपन यूक्रेन देखने चले गए, यूक्रेन कहाँ, यूक्रेन नहीं जाना यूक्रेन देखने, एटलस में यूक्रेन देखने चले गए कहाँ पर। तो उससे क्या होगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, तो ये जगह यहाँ है, ये यहाँ है, ये स्टेट यहाँ है, यहाँ। उससे क्या होता है, हम जब आंसर लिखते हैं ना अपने मेंस में, तो हमें इंटरनेशनल रिलेशंस लिखते समय ज्योग्राफी पता होती है, कौन सा कंट्री किस जगह। और बिना मैप जाने, बिना लोकेशन जाने इंटरनेशनल रिलेशंस आप नहीं लिख सकते, संभव ही नहीं है। आगे तो आपने ये पढ़ लेना है, ये ठीक है, इसमें यूक्रेन देख लेना है। अब जैसे मान लो ये है कि राज्यसभा बिड्स फेयरवेल टू 72 MPs, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, आपको थोड़ा देख लेना है। अच्छा राज्यसभा ठीक है, कुछ होता है, ठीक है, फिर थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा यार हर 2 साल में कुछ ना कुछ मेंबर रिटायर होते रहते हैं, 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं, उनका 6 साल का कार्यकाल होता है, 6 साल का उनका टर्म होता है। तो ये अब जैसे इसमें पार्टी वार्टी आ रही थी ना, इनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने बैठ गए, नेशनल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या, ये सब नहीं, ठीक है। अब जैसे ये एग्जांपल है, Lieutenant Governor launches MyGov platform to help Jammu and Kashmir residents share ideas and views with government। अब आप एक बात को समझिए, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर एक चीज कर रहा है और उसमें वो इसका पर्पस क्या है, सिटीजन्स का एंगेजमेंट बढ़ाना, तो आपके GS3 में एक चीज आती है इंटरनल सिक्योरिटी की। जब आपके सिटीजन्स जो है वो इस तरीके से गवर्नमेंट के साथ इंगेज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो वायलेंस की तरफ नहीं जाएंगे, और वायलेंस की तरफ नहीं जाएंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन बेटर होगी। और ये क्या है, ये गवर्नेंस है, GS2। तो GS2 की जब गवर्नेंस अच्छी होगी, GS2 में गवर्नेंस है आपका, तो क्या होगा, GS3 की इंटरनल सिक्योरिटी भी ठीक होगी। क्योंकि मोस्टली लोग हथियार क्यों उठाते हैं, जब उन्हें लगता है सरकार में मेरी कोई बात नहीं सुनता, ठीक। ये देखिए, ये है हमारा चाइना भाई, कह रहा है कि तालिबान गवर्नमेंट को हम रिकॉग्नाइज कर देंगे, बदले में हमें $3 ट्रिलियन की मिनरल वेल्थ तक का एक्सेस दे दो, ठीक। तो ये आर्टिकल आपको पढ़ना है। अब ये वो चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, पहले दिन से आपको अखबार में सब कुछ समझ में नहीं आएगा, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे जब हम ये इश्यूज उठाएंगे, ठीक है। फिर अब जैसे ये है, स्मार्ट फार्मिंग विल बूस्ट लाइव्स ऑफ फार्मर्स इंडियाज इकोनॉमी, ये वाला आर्टिकल आपको पढ़ना है और पढ़ के इसकी समरी बनाना। समरी मतलब आप पढ़िए और पढ़ करके इसका एक 150-200 पेज में, एक पेज में इसकी समरी बनाइए कि क्या आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे देखें। पहले समरी बनाने में 1.5-2 घंटे लगेंगे, आपके अपने बाल
खींच लोगे, हमसे बोलोगे, नौटंकी करोगे कि सर बहुत टाइम लग रहा है, नहीं बन रही है, हम बोलेंगे कि बनाओ, नहीं तो मार डालेंगे, फिर आप बनाओगे, फिर वो बनने लगेगी। ठीक, तो आपको इसकी समरी मुझे बना के भेजनी है, ये आप भेज दीजिए ग्रुप पर। कश्मीरी पंडित हैव एन एग्जिस्टेंशियल स्टेक इन द वैली, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बस शुरुआत में भी एक बार करेंगे जिससे कि आप थोड़ा औकाता अनुसार। ठीक, तो ये ध्यान रखिए, आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातें